आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। और कौन सी एग्जीक्यूटिव? यूनियन की एग्जीक्यूटिव, संघ की। ठीक है, तो ये जो संघ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, भाग 5 में है। ठीक है, संघ का क्या मतलब हो गया? यूनियन का। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो पूरे भारत के लिए हैं, जो पूरे इंडिया के लिए चीज़ें जो हैं जिनका अधिकारिता पूरे भारत पर होगी, वो सब, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और संसद हो गई, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आते हैं भाग 5 में, यूनियन में। सबसे पहले फिर एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा था कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 52 से लेकर राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 62 तक बता रखे हैं। ठीक है, 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक, बस 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्यपालिका शक्ति क्या होती है कि जो भी लॉ बनेगा, विधि बनेगी, उसको लागू करवाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है इसको लॉ को अप्लाई करवाना, लागू करवाना काम है कार्यपालिका का। ठीक है, तो फिर जो शक्ति उसमें निहित होगी, क्या मतलब है कि जब भी ये करेंगे कार्यपालिका कोई भी कार्य करेगी, ठीक है, तो वो किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रपति खुद से तो जाके लागू नहीं करवाएगा, तो वो आगे किसको अपॉइंट कर देगा? व्यक्तियों को अपॉइंट कर देगा। जैसे वही पुलिस अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्टर हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये इन सब लोगों का क्या काम होता है कि ये विधि को लागू करवाते हैं। जो भी विधि बन गई है अब उससे वो उसी हिसाब से जो है शहर में, किसी शहर में विधि उसी हिसाब से जो शहर चलता रहे। ठीक है ना, भारत के सारा देश में सभी विधि के हिसाब से चले, तो वो सब काम इन लोगों का होता है। पुलिस का हो गया, पुलिस प्रशासन का, ठीक है, कलेक्टर, ठीक है ना, ये प्रशासनिक अधिकारी है सभी का। तो ये सब जो काम करेंगे ये राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है ना, लागू किसके नाम से करवा रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, तो राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और वो अधीनस्थ अधिकारियों से इनका या तो खुद कर सकता है, पर हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास खुद के पास कोई पावर नहीं होती, वो सिर्फ जो भी है उसके सिर्फ एक नाम से काम चलते हैं। ठीक है ना, वो खुद से नहीं करता, बस उसका नाम होता है हर जगह। तो वो ये अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अपॉइंट करता है अपने नीचे, उनसे ये कार्य करवाता है। अब जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करेगा, कौन कौन राष्ट्रपति को इलेक्ट करता है, ये आर्टिकल 54 बताता है। ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो संसद, पार्लियामेंट होगी, ठीक है, और एक विधानसभा, स्टेट की विधानसभा। ठीक है, स्टेट की केवल विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, विधान परिषद नहीं होगी। मैंने बताया था कुछ स्टेट है, कुछ राज्य जो है भारत में, जैसे 7 राज्य हैं भारत में, इनमें विधान परिषद भी है, लेकिन ये विधान परिषद राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, और जो संसद के सदन है दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों सदन होंगे, और विधानसभा, लेकिन इन तीनों सदनों की भी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही, जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेशन से भी अपॉइंट क्या कहते हैं, चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा में भी चुना जाता है, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा और राज्यसभा में तो राष्ट्रपति चुनता है, नॉमिनेशन से, मनोनीत करके खुद से चुनता है उनको, और फिर जो विधानसभा है उसमें राज्यपाल चुनता है, गवर्नर चुनता है। ठीक है, तो जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ही करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? लोकसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें इलेक्शन में भाग लेंगे। और इसका एक स्पष्टीकरण और है जो अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, और ये स्पष्टीकरण क्या कहता है कि अब जो दिल्ली और पौंडीचेरी है इन दोनों को भी राज्य समझा जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि राष्ट्रपति की इलेक्शन के लिए इन दोनों को भी राज्य समझा जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी वैसे तो यूनियन टेरिटरीज है, संघ राज्य क्षेत्र है,
लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो इनकी जो दिल्ली और पौंडीचेरी, इन दोनों की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों की और इंक्लूड हो जाती है। अब जो है राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए इलेक्ट होगा, ठीक है, तो ये 56 बताता है आर्टिकल। तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति को पद अपनी पोस्ट पर इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि वो अपना पद तब तक खाली नहीं करेगा जब तक नया राष्ट्रपति इलेक्ट नहीं हो जाता। मानो किसी वजह से किसी वर्ष जो है इलेक्शन करने में डिले हो गया, ठीक है ना, लेट हो गया, तो फिर राष्ट्रपति तब तक अपना पोस्ट पे रहेगा जब तक जो है नया राष्ट्रपति इलेक्ट नहीं होकर आ जाता, ठीक है, तब तक वो अपनी पोस्ट खाली नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें एक और बात है जो आर्टिकल 61 कहता है, वो क्या कहता है कि वैसे अगर मान लो कि एक तो बात है कि राष्ट्रपति कोई डिले हो गया, ठीक है ना, अचानक से कोई डिले हो गया, कभी कोई इमरजेंसी लग गई, इलेक्शन नहीं करवा पाए, तो तब तक तो राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा। लेकिन कोई राष्ट्रपति की जैसे मानो अचानक से कोई मृत्यु हो गई, इस कारण से कोई पद जो है उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, ठीक है, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर या फिर उसको हटा दिया जाता है, उसके पोस्ट से किसी का हटा दिया जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो अचानक से पद खाली हो गया, ठीक है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति किसको अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, त्याग पत्र किसको देगा, अगर उसको खुद ही छोड़ के जाना है तो फिर वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जब उसको रेजिग्नेशन मिलेगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को इसकी सूचना भेजेगा कि राष्ट्रपति ने उसको अपना त्याग पत्र दिया है, ठीक है। अब है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है दोबारा अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, एक बार इलेक्ट हो गया वो दोबारा भी इलेक्शन हो सकता है। अब है राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होगी, क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, सब ये तो योग्यता जरूरी है। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 ईयर्स का हो चुका हो, ठीक है ना, 35 से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी इसकी योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या देखना होगा कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए क्या योग्यता है। तो लोकसभा के सदस्य होने के लिए सिर्फ 2 योग्यता है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, और दूसरी योग्यता है जो कोई संसद कोई योग्यता बता दे, निर्धारित कर दे, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई संसद ने बता रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई नहीं बता रखी है, अगर कोई और एक्ट बना है जिसमें संसद के सदस्यों की योग्यता बता रखी है तो वो योग्यता जो है राष्ट्रपति की होनी चाहिए। बाकी तो हमें तो सिर्फ इतना ही लिखना है जब क्वेश्चन आएगा कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। एक इसमें और योग्यता बता रखी, एक और है, उसको हम निर्योग्यता भी कह सकते हैं, योग्यता कि वो लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है ना, और ऐसा कोई ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी जॉब पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए। अगर उसने राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना है तो फिर ऐसी कोई जॉब पर है तो वो उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पर इलेक्शन के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो मंत्री हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर, चाहे वो मिनिस्टर्स चाहे यूनियन के हो चाहे स्टेट के हो, ठीक है, तो इनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है खुद, तो फिर वो दोबारा से राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है तो वो उसमें खड़ा हो सकता है, इलेक्शन के लिए पार्ट ले सकता है, उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, उसको अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं है राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए, ठीक है ना। अगर फिर वो इलेक्ट हो जाएगा, बाद में जीत जाएगा तो अपना पद छोड़ देगा, ठीक है, उससे पहले उसको पोस्ट खाली करने की ज़रूरत नहीं है। अब राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेगा, ठीक है, आर्टिकल 60 में बता रखा है शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। तो वैसे अगर शपथ और प्रतिज्ञान इनमें डिफरेंस करें तो शपथ होती है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो शपथ लेता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक होता है, वो प्रतिज्ञान करता है, ठीक है। ये इन दोनों शब्दों में ये डिफरेंस है।
अब शपथ किसके सामने लेता है राष्ट्रपति? तो वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उच्चतम न्यायालय का, उसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेगा। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है, किसी वजह से चीफ जस्टिस नहीं है, तो फिर उसके स्थान पर जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, जो भी सबसे सीनियर जज है, उसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेगा। ठीक है। अब एक और बात, कल हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12 शेड्यूल हैं। तो जो 12 शेड्यूल है उसमें जो शेड्यूल तीसरी जो अनुसूची है, ये शपथ का प्रारूप बताती है। शपथ का प्रारूप का क्या मतलब हुआ? जैसे चीफ जस्टिस भी शपथ लेता है, प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है, जो संसद के मेंबर्स हैं वो भी शपथ लेते हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी शपथ लेते हैं, मंत्री भी शपथ लेते हैं, सब जो है शपथ लेंगे। जब भी अपना पद ग्रहण करते हैं उससे पहले सबको शपथ लेना जरूरी होता है। ठीक है। तो जब ये शपथ उनकी अलग अलग फॉर्म में होती है, हर एक की शपथ सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, किसी अलग अलग तरह की शपथ होती है। ठीक है। तो ये जो इनके शपथ का प्रारूप होता है, किस तरह से वो क्या क्या शब्द होते हैं उनकी शपथ में, ये जो चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री की अलग शपथ होगी, सबकी अलग अलग शपथ जो है अनुसूची 3 में बता रखी है, तीसरे शेड्यूल में ये शपथ बता रखी है। लेकिन जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, इन 3 की शपथ जो है उस शेड्यूल में नहीं बता रखी, तीसरी अनुसूची में नहीं है। उनकी शपथ यही आर्टिकल्स में इन्हीं के जो उनके बारे में बता रखा है, उनमें साथ में ही उनकी शपथ का प्रारूप बता रखा है। जैसे राष्ट्रपति का यही आर्टिकल 60 में बता रखा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या फिर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूँ। वही बात है कि अगर वो ईश्वर में मानते हैं तो ईश्वर की शपथ लेते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो क्या कहेंगे कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। ठीक है, कि मैं क्या करूँगा कि संविधान का और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका प्रारूप ये होता है। अब आर्टिकल 61 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था वो किस तरह एक तरह से वो एक बार वो त्यागपत्र दे सकता है, 5 वर्ष तक की उसकी पद की अवधि होती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उसको पद से हटा सकते हैं। अगर उसकी कोई कारण हो जाए तो फिर उसको पद से हटा भी सकते हैं। अब सबसे पहले उसको किस कारण से हटाएंगे, ठीक है, उसने क्या किया होगा कि उसको हटाएंगे। तो अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बता रखा है कि राष्ट्रपति को इस तरह से कोई भी कार्य करना है, ठीक है, उसका बिहेव इस तरह से होना चाहिए। और अगर वो इसके विरुद्ध कोई भी ऐसा कोई काम करता है जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट चला जाता है, उसके विरुद्ध चला जाता है, ठीक है, वो एक तरह से संविधान को मानता नहीं है और उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध को काम कर देता है। ठीक है, तो फिर इस आधार पर जो है उसके विरुद्ध हटाने के लिए इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी। उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। ठीक है, इंग्लिश में इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। अब उसको हटाया कैसे जाएगा, ये तो हमने आधार देख लिया, ठीक है, कि संविधान के अतिक्रमण पे उसको हटाया जाएगा। अब किस तरह क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले कौन हटा सकता है? तो संसद के जो दोनों सदन हैं वो दोनों उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब जब भी उसको हटाना होगा, ठीक है ना, ऐसा किसी ने उस पर आरोप लगा दिया है कि राष्ट्रपति ने इस तरह का कार्य किया है जो संविधान के विरुद्ध है, ठीक है ना, किसी ने ये आरोप लगाया है, तो ये आरोप की सूचना उसको जब भी अभी संसद में उसको हटाने की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया चलने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके विरुद्ध ये आरोप लगाया है, ठीक है, और आपके विरुद्ध संसद में कार्यवाही होगी। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना होगी और सूचना पर जो भी सदन लगा रहा है, ठीक है ना, दोनों सदनों में से पहले एक सदन जो है आरोप लगाएगा, चाहे वो लोकसभा हो सकता है चाहे राज्यसभा हो सकती है, दोनों में से, ठीक है ना, तो दोनों में से जो भी लगाएंगे उस सदन के जो है 1/4 सदस्य, ठीक है ना, कम से कम 1/4 सदस्य उस सूचना पर साइन करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति को भेजेंगे। ठीक है, अब जो है उसके बाद क्या आता है, ठीक है, अब जो है सूचना दे दी, अब फिर उसके बाद जो है 14 दिन बाद जो है एक सदन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो फिर एक सदन में प्रक्रिया कैसे शुरू हो जाएगी, जिसने आरोप लगाया सदन, अब उस सदन के जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्यों ने अगर उस पर वोट करेंगे, ठीक है ना, अब वो सब मिलके उस पर जो भी आरोप लगाया है, अब वो सब जने आके उस पर वोट डालेंगे कि हाँ भाई हम ये मानते हैं, जो मानते हैं वो उसके फेवर में वोट कर देंगे, जो नहीं मानते वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके फेवर में 2/3 वोट आ जाते हैं, ठीक है, मान लो कि आज लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो लोकसभा ने आरोप लगाया, लोकसभा में ही पहले कार्यवाही हुई, तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो अगर 545 का 2/3 कितना होता है, 364, ठीक है ना, 364 के आसपास होता है। तो अगर 364 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट डाल दिए कि हाँ भाई राष्ट्रपति के विरुद्ध ये आरोप सही है, तो अगर फिर ये क्या होगा, ये लोकसभा में ये पास हो जाएगा। फिर ये जो वाला इम्पीचमेंट मोशन है लोकसभा से ये हो जाएगा पास। फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, लोकसभा से तो 2/3 वोटिंग हो गई, फिर इसको अब दूसरे सदन में भेजेंगे, फिर ये राज्यसभा में भेजेंगे। अब राज्यसभा क्या कहेगी, राज्यसभा इस जो आरोप लगाया है, राज्यसभा इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है कि हाँ भाई ये जो आरोप लोकसभा ने लगाया है ये सही भी है कि नहीं, ठीक है, वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राष्ट्रपति को बोलने का मौका दे सकती है कि हाँ भाई आप इस आरोप में अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो तो आप कुछ कह सकते हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति बोल सकता है, ठीक है। इस सब के बाद अगर राज्यसभा को लगता है ठीक है इसमें वोटिंग करानी चाहिए, तो राज्यसभा वोटिंग कराएगी। और फिर राज्यसभा में अगर 2/3 राज्यसभा में भी हो जाते हैं, जितने राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके भी 2/3 मेंबर्स अगर उसके फेवर में वोट डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इम्पीचमेंट मोशन। हमें आधार पता होना चाहिए और इसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रपति को हटाते हैं, आर्टिकल 61 में बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का। एक और जो इम्पोर्टेंट केस मैं बता देती हूँ, एक केस है इनरी प्रेसिडेंशियल पोल, ठीक है, ये 1974 का केस है, ठीक है। इसमें क्या कहा था कि जब भी राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो, ठीक है, तो उस पोस्ट को खाली होने से पहले जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना अनिवार्य है, ये जरूरी है, ठीक है। अगर आकस्मिक खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, या वो पद से त्याग दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, या फिर उसको हटा दिया जाता है, ये तीनों सिचुएशन तो अलग है। अन्यथा साधारणतया जो है पद से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही जो दूसरा इलेक्शन है, नया इलेक्शन करवा लेना अनिवार्य बताया गया था इस केस में।